नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज कुछ नेताओं के चाल और चरित्र पर चर्चा बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है, क्योंकि हर शाम को वो टीवी की डिबेट में बैठकर अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता कहते हैं कि विकास की बात क्यों नहीं होती, जनता से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते। लेकिन दिन में इनके नेता क्या क्या बयान देते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स देते हैं और कौन सा एजेंडा चलाते हैं, वो तस्वीर भी देश के सामने रखनी इस समय आवश्यक है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने सारी मर्यादा को लांघते हुए अपने एक बयान में कहा, कोट एंड कोट, आई एम कोटिंग असद ओवैसी आउट हियर, बिजनौर में सीए के खिलाफ, ध्यान से सुनिए, बिजनौर में सीए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में हमने 2 नौजवानों को खोया। जिन जालिमों ने ऐसा किया, आगे सुनिए, अल्लाह उनकी नस्लों को बर्बाद करे। मैं दोबारा बोलता हूं, अल्लाह उनकी नस्लों को बर्बाद करे, यह असद ओवैसी ने कहा। अगर कहीं कोई गुनाह हुआ है तो कानून के तहत सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह नस्लों को बर्बाद करने वाला ख्वाब क्यों देखा जा रहा है और किसके लिए देखा जा रहा है। यही ओवैसी 4 दिन पहले कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की आबादी में 19% मुसलमान है और अब आप सबको एक तरफ आना होगा, क्योंकि हर बिरादरी की एक सियासी आवाज है, नुमाइंदा है। मुस्लिमों का कौन है, लेकिन ओवैसी अकेले नहीं है जनाब। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन मुसलमानों से यह कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है, अल्लाह के वास्ते बंट मत जाना। ये वो लोग हैं जो सांसद बनते हुए देश को एकजुट रखने की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, इसलिए इनकी सोच पर सवाल उठाना बेहद आवश्यक है। लेकिन इसी बीच यूपी, उत्तराखंड और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा है कि यूपी सरकार मुस्लिमों को निशाना बना रही है, मुस्लिमों पर बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होते हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, किसकी नस्ल बर्बाद करना चाहते हैं ओवैसी। जो CAA के कानून के खिलाफ आप तमाम ने एहतजाज किया, इसमें हमने 2 मुस्लिम नौजवानों को खोया। जिन जालिम लोगों ने अपने नापाक हाथों से इन बच्चों का कत्ल किया, अल्लाह उनकी नस्ल को बर्बाद और ताकत बर्बाद करे। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए नफरत का कौन सा बीज बो रहे हैं ओवैसी? ये किसकी नस्ल बर्बाद करने का ख्वाब देख रहे हैं? अल्लाह उनकी नस्ल को बर्बाद और ताकत बर्बाद करे। कुछ साल पहले इनके छोटे भाई ने भी नफरत भरी ऐसी ही घिनौनी सोच दिखाई थी। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। ओवैसी कभी अपराधियों के एनकाउंटर में मुसलमानों की गिनती करते हैं, कभी यूपी चुनाव में 19% वाला कम्युनल कार्ड दिखाते हैं, कभी कहते हैं मुसलमानों का तो कोई नेता ही नहीं है। चुनाव में पैकेजिंग तो विकास की करते हैं, पर शायद इनके दिल में असली प्रोडक्ट कम्युनल एजेंडे वाला है। उत्तर प्रदेश में हर समाज के पास उनकी एक सियासी लीडरशिप है, उनकी एक सियासी आवाज़ है और उनसे इंसाफ भी होता है जी। और अगर मुसलमानों के पास ना तो कोई सियासी नेता है, ना तो कोई सियासी ताकत है। एक तरफ वोट के लिए नफरत की सियासत का खेल हो रहा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी काशी में विकास की नई नींव तैयार कर रहे हैं। विकास की जब बात आती है तो काशी अपने आप में एक मॉडल बनता जा रहा है। पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए हमारे शहर नूतन काया कैसे धारण कर सकते हैं, ये काशी में दिख रहा है। शोर तो खूब मचता है कि चुनाव में विकास की बात क्यों नहीं होती, लेकिन ओवैसी जैसे नेता असल में क्या कर रहे हैं वो सबके सामने है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आखिर किसकी नस्ल बर्बाद करना चाहते हैं ओवैसी?
और अब नफरत के सियासी जहर का विश्लेषण सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष AIMIM, तारीख भी नोट करिए 22 दिसंबर 2021, बिजनौर में सीए के खिलाफ प्रदर्शन में 2 जवानों को खोया। जिन जालिमों ने इन्हें शहीद किया, अल्लाह उनकी नस्लें बर्बाद करे। अब किसकी नस्ल बर्बाद करना चाहते हैं? पुलिस की नस्ल बर्बाद करना चाहते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस की नस्ल बर्बाद करना चाहते हैं? किसकी नस्ल बर्बाद करना चाहते हैं? योगी की हुकूमत आई तो 27 मुसलमानों का इनकाउंटर में कत्ल हो गया। यानी अपराधियों को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। ये 22 दिसंबर 2021 को ही ये भी बयान दिया गया है। इनके प्रवक्ता नेता बोलते हैं कि देखिए विकास की बात होनी चाहिए। इज दिस द मॉडल ऑफ विकास? विकास, ये डेवलपमेंट की बात हो रही है। मैं आपसे व्यूअर्स पूछता हूं, आप देखते होंगे हर रोज ऐसा होता है। 18 दिसंबर 2021 पे चलता हूं, यूपी में 19% मुसलमान हैं, इन्हें एक तरफ आना होगा। हर बिरादरी का नेता है, मुसलमानों का नेता कौन है? दिस इज विकास? यू टेल मी व्यूअर्स। ST हसन, सांसद समाजवादी पार्टी, चुनाव आ रहा है, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना। चुनाव आ रहा है, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। विकास है जी, विकास देख रहे हैं आप कितना बढ़िया चल रहा है। एंड दिस इज अ हार्ड ट्रुथ। इन मॉर्निंग यानी सुबह ये नेता उठकर इस तरह के बयान देते हैं, शाम तक इस पर स्टेटमेंट्स आती हैं, और फिर जब इस पे कार्यक्रम होता है तो ये कहते हैं ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। बड़े अनजान बन जाते हैं, ये इतने अनजान बन जाते हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। मिट्टी के माधव हैं ये। लेकिन सत्य क्या है ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। आज बनारस में, काशी में इतना बड़ा दूध का प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, लेकिन किसी ने उस पर नहीं बोला, सबने इस पर बोला। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। वारिस पठान है इस चर्चा में। मेरे साथ सुनील यादव है, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन मेरे साथ आज खास मेहमान है अजीज कुरैशी साहब। अजीज कुरैशी साहब नमस्कार। नमस्कार। अजीज कुरैशी साहब, आप गवर्नर रहे, माशाअल्लाह कई राज्यों के आप गवर्नर रहे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको जो गवर्नर बनाया गया वो आपके मुसलमान होने की वजह से बनाया गया या आपकी काबिलियत की वजह से बनाया गया? मैं जानना चाह रहा हूं। मेरे थोड़ी खिदमत, मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा काम, उसके लिए बनाया गया मुझे। जी, आपके काम की वजह से आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली। जी 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 जी, खुद ही आप कह रहे हैं। मेरी लेकिन नेता सोनिया गांधी ने दी मुझको। जी 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 जी, सोनिया गांधी तो पर किसी पद पर नहीं थी। मतलब तो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह थे, दूसरी तरफ लेकिन उनकी वजह से उन्होंने बनवाया था मुझको। उन्होंने बनवाया था मुझको। तो सोनिया गांधी जी की चलती थी उस सरकार में, मतलब वो जो फैसला करती थी वो अंतिम हो जाता था। कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, क्यों नहीं चलेगी उनकी भाई? जी जी जी, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार को वो ऑर्डर देती थी, वो फॉलो कर देती थी सरकार। नहीं, ऑर्डर नहीं देती, सही मशवरा देती थी। जी जी, चलिए जो भी बात है वो विषय नहीं है हमारा, खैर चलिए। पर मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूं कि आपने जनाब बड़ी एक ऐसी बात कही जिसको लेकर मेरे मन में सवाल खड़ा हो गया। आपने बोला कि आपको आपकी काबिलियत की वजह से गवर्नर बनाया गया, लेकिन आपने काबिलियत, खिदमत, सर्विसेज। जी जी बिल्कुल, वही सारी बातें आपके ऊपर है सर। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, आप इतने आला गवर्नर रहे, आपने लेकिन बयान दे दिया कि मुसलमानों पे बुलडोजर चलता है, उनके एनकाउंटर होते हैं। क्या आपको लगता है अपराधियों में हिंदू मुसलमान देखा जाता है? आप मुझे बताइए। नहीं, क्यों नहीं कि मैंने गलत क्या कहा? मतलब ज्यादा लोग जिनका असर है, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका असर वोट पे पड़ता है, उनको खासतौर से निशाना क्यों बनाया गया हर जगह? गलत क्या बात क्या कही मैंने इसमें आगे? नहीं, पर आपको लगता है कि मुसलमान अगर कोई होता है और वो अपराधी अगर है, हर मुसलमान तो अपराधी नहीं होता, अगर कोई मुसलमान है और वो अपराधियों पर हो मुझे कोई अपराधियों पर हो मुझे, क्योंकि वो मुसलमान है। अपराधियों पर हो मुझे कोई अपराधी नहीं, अपराधियों पर मुझे कोई तरह नहीं है, मतलब ये। लेकिन उनके साथ साथ पूरा उनका फैमिली, उनके रिलेशन, उनकी प्रॉपर्टी सब बर्बाद कर दी जाती है, वो तो गलत है ना। वो लेकिन अपराधियों को फांसी दे दी, चौराहे पे मुझे कोई नहीं सब। कुरैशी साहब, लेकिन आपका जो बयान है उस बयान में आपने बिल्कुल स्पष्ट ढंग से कहा कि मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों को
निशाना बना रही है। आपने ये निशाना भी बना कहा रही योगी है। अब सरकार भी जो कह रहा है हूँ, वो अब भी राक्षस और शैतान कह है। रहा हूँ मैं। हाँ, अब भी बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कैसे कैसे राक्षस शैतान जो है, ये एग्जाम्पल दीजिए। लिटरेचर के प्रोवर्बियल वर्ड से मतलब इस्तेमाल होते हैं लिटरेचर में, बोलने में मतलब ये। नहीं, आप एग्जाम्पल दीजिए ना कि कैसे शैतान है। आजम खान के साथ क्या किया है इन्होंने? मैंने ये कहा किसके था साथ क्या किया है? कि हिंदुस्तान पर हमलावर आए। मैंने कहा हिंदुस्तान पे हमलावर आए हैं, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, महमूद गजनवी, इन्होंने लूटा, हिंदुस्तान को बर्बाद किया, हुकूमत कायम की, कत्लेआम किया। लेकिन शायद उनके ज़माने में भी इतने काम नहीं होंगे जिसे राक्षसों और शैतानों जैसे काम इस ज़माने में आजम खान के साथ किया गया, नाइंसाफी किया गया, बंद किया गया उनको, उनके साथ जो हो रहा है। कौन कर रहा है दानव? मैंने आपने कहा था अहमद शाह अब्दाली से तुलना कर दी है मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट। हाँ, मैंने नहीं, कैसे मुझे बताइए ना। काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार, अयोध्या में मंदिर निर्माण, ये तो विकास के काम है। इससे तो डेवलपमेंट होगी, विकास होगा। तो इससे कौन मना कर रहा है इसको? इससे ताल्लुक क्या है इन बातों का? आजम खान की गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक इन बातों का है भाई? नहीं, आपने बोला ना कि हालात ऐसे बन दिए कि अहमद शाह अब्दाली ने उतना बर्बाद नहीं किया होगा जितना इन्होंने कर दिया। मैंने बोला अभी तो विकास की बात हो रही है, यहाँ पर तो दूध के लिए एक व्हाइट रेवोल्यूशन लाने की बात हो रही है। आपको लग रहा है ये बर्बादी हो रही है? मुझे आप मुझे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। जी सर, मैंने कहा था कि जितना जुल्म उन लोगों ने जमाने में किया होगा शायद नाइंसाफी, वो उससे ज्यादा नाइंसाफी आज हो रही है, ये मैंने कहा था। मतलब ये आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको, आप उसको। नहीं, मैं तो आपने जो बोला मैं तो वही आपको बता रहा हूं। आपने पुलवामा की बात बोला, अगर मोदी चाहते तो 42 जवानों की हत्या चाहते हैं कि वो 42 जवानों की हत्या करके वो उनकी चिताओं की राख से अपना राज तिलक कर ले, तो जनता ऐसा नहीं करने देगी, ये आपने बयान दिया है अप्रैल 2019। बिल्कुल मैंने पुलवामा तो पाकिस्तान ने किया था, आपको नरेंद्र मोदी दिख रहे थे, क्योंकि आर्मी के जिन्होंने बदला लिया। क्योंकि आर्मी के काफले जब जाते हैं पूरा सिक्योरिटी होती है, आपका चोटियां पर नहीं मारता, फरिंदा पर नहीं मारता वहां पे आके। ये वहां कैसे घुस गए वो लोग मारने वाले उनको आगे? आर्मी का कारवां जब चलता है फरिंदा पर नहीं मारता, दूर दूर तक 5-5 मील दूर आसपास तक होता नहीं है कोई उसके आगे। अब देखिए कुरैशी साहब, आपको इस देश ने क्या कुछ नहीं दिया, या तो आपको इस देश ने क्या कुछ नहीं दिया। आपको गवर्नर बनाया, आपको बड़ा नेता बनाया, आपको इतनी इज्जत और शोहरत दी, इस देश नहीं दी, इस देश की मिट्टी नहीं दी। इस देश की मिट्टी में जो जवान शहीद हो गया, आप उसकी शहादत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश की मिट्टी मुझे मोदी ज्यादा प्यारी है। देश की तो मिट्टी उसी मिट्टी से तो मोदी आया है, तो करा दिए किसी से बना के, उसी मिट्टी से तो निकल के मोदी आया है, वो चाय वाला मोदी, वो गरीब मोदी। मैं भी उसी मिट्टी से आया हूँ, मतलब मैं भी कोई महल से नहीं आया, किसी सरमादार घर से नहीं आया, मैं भी आम आदमी की फैमिली से आया हूँ। मतलब नहीं तो आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी सांप्रदायिकरण करता है, लेकिन आप कौन सा फूल बरसा रहे हैं कुरैशी साहब? बादब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप कौन सा फूल बरसा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो नहीं कहा, मैं तो नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप तो अपराधियों में हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया आपने। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मुझसे पूछा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे जानबूझकर ज्यादा ज्यादती होती है? मैंने कहा होती है। नहीं, अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनकी तुलना आपने राक्षस से करी। मैं आपकी कौम की बात कर लेता हूं। आप बताइए, 21 साल उम्र करने पर विचार कर रही है सरकार, 3 तलाक खत्म कर दिया है सरकार ने। क्या ये अच्छे काम नहीं है समाज के लिए? अच्छा किया, उसे ठीक किया ना, उसको कौन अपोज कर रहा है? उसको हमने सपोर्ट किया उसको। तो आपको लगता है 21 साल उम्र भी करनी चाहिए, वो अच्छा कदम होगा? हमने सपोर्ट किया उसको। नहीं, वो तो सोचने की बात है, अभी मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में तो गलत है वो अभी फिलहाल तो। जी, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी उनसे भी मेरा एक सवाल होगा। सुधांशु जी, क्या आपको लगता है जो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आप अपराधियों का धर्म देख के कार्रवाई कर देते हैं? मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मतलब
आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। आपने बोला ना, आपने कहा कि यूपी सरकार मुस्लिमों को निशाना बना रही है, मुस्लिमों पे बुलडोजर चला रही है। यूपी सरकार मुसलमान जाति, यूपी सरकार मुसलमानों का जाति कर रही है। एक बार भी नहीं, 1000 बार कहूंगा इस बात पर। यूपी सरकार ने मुसलमानों की जिंदगी तंग कर दी है। यूपी सरकार में मुसलमान, ठीक है, आपने बोला जाति कर रही है ना, मुसलमान ठीक मौत के साथ है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। मैं कह रहा हूं बीजेपी के सीनियर लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जवाब। यूपी सरकार मुसलमानों को, यूपी सरकार में मुसलमान मौत के साए में जिंदा हैं। क्या बोल रहे हैं आप? दबाया गया है, इतना अत्याचार हो रहा है। यूपी में मुसलमान मौत के साए में जिंदा है। They are living under the shadow of death. यूपी सरकार में मुसलमान आर लिविंग अंडर द शेडो ऑफ डेथ। उनके हर उनके मजहब को, उनकी रिवायत को, उनकी कन्वेंशन को, बड़े गवर्नर रहे और आप ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान मौत के साए में यूपी में, मतलब ये इस सरकार में। यस वही हाल है। हजारों गिरफ्तार किए कर दिए आपने, हजारों आपने गिरफ्तार कर लिए दिल्ली राइट। एनकाउंटर तो विकास दुबे का भी हुआ, सीए के नाम पर। अगर आप ऐसे देखेंगे एनकाउंटर तो विकास दुबे का भी हुआ। आपने आप जो आंकड़ा दे रहे हैं उसके हिसाब से 27% मुसलमान थे, 33% तो बाकी थे ना जी। आपका जो आंकड़ा दे रहे हैं उसके हिसाब से 27% मुसलमान थे जो अपराधी जो एनकाउंटर में गए। 33 बाकी जो बचते हैं 27% के अलावा, वो तो सब बाकी कौम के थे ना, हिंदू थे, सिख थे, कौन थे, क्रिश्चियन थे, वो कौन थे? मैंने एनकाउंटर की आप बात कह रहे हैं, आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि मुसलमान इज लिविंग अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ, यानी मुसलमान मौत के साए में है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के शासन। I repeat it. पर ये आपको लगता नहीं है आपकी हेट है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ? आपने सारी कुरैशी बिरादरी का कारोबार खत्म कर दिया। आपने चमड़े के कार्य करने वाले लखपति लोग भूखे मर रहे हैं आज। आप तो देखिए माशाल्लाह लखनऊ में बैठे हैं, योगी सरकार पर नरेंद्र मोदी की सरकार को पूरी कुरैशी बिरादरी को, बड़ा बयान दे रहे हैं। कुरैशी बिरादरी को भूखा मार दिया आपने। पूरी कुरैशी बिरादरी को आपने खत्म कर दिया। पूरी कुरैशी बिरादरी को आपने बर्बाद कर दिया। देखिए मुझे बीजेपी से एक वर्ड लेना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन। सुधांशु जी, देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं जो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान डेथ के साए में, जनाब आप भूल गए हाशिमपुरा मलियाना। एक ही मौका है जब 40-50 मुसलमानों को निकाल के खड़ा करके धर 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 गोली मार दी गई थी। उसके बाद कोई जांच तक नहीं हुई थी। और ये आरोप कोई नया नहीं है, तो बहुत पुराना है। मैं तो उस जमाने की याद दिला रहा हूं जब बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी, हम 2 सीटों की पार्टी थे। ये टाडा कौन लाया था? राजीव गांधी जी की सरकार लाई थी ना। हम तो 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी यही आरोप था कि मुसलमान जो है वो टाडा में ज्यादा मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर टारगेटेड कार्रवाई हो रही है। फिर नरसिम्हा राव की सरकार ने हटा दिया। मैं पोटा की बात नहीं, टाडा की बात कर रहा हूं। लाई भी कांग्रेस, हटाया भी कांग्रेस, और तब भी यही रोना था। तो समस्या यह है कि यह एक प्रकार का रोना है। अजीत साहब, आप बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, राजनीति को बहुत गहराई से देखा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इस देश में अल्पसंख्यकों की बात आती है, आज किस देश में, ये बताइए, 1971 की अभी हमने लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ मनाई। भारत का फील्ड मार्शल कौन था? सैम मानेकशॉ, माइनॉरिटी था। भारत का जो पहला एटॉमिक जो प्रोग्राम चला, डॉक्टर भाभा, वो माइनॉरिटी थे। इतने बड़े बड़े माइनॉरिटी के लोग हुए, चाहे जैन हो सबसे पढ़े लिखे, पारसी सबसे पढ़े लिखे, जैन सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले, सिख सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर। फिर आप ही को क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? जबकि इनमें से तो किसी की रियासतें नहीं थी, आपकी तो रियासतें थी सन 47 में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं ये जो ज़हनियत है, आप लोगों को इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप तो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल निकले जी। आप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी के शासन में मुसलमान डेथ की थ्रेट के अंडर है। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उनको कारोबार बंद हो जाए, लोग भूखे बंद रहे, क्या कहूंगा उसके लिए? मैं क्या हजारों कुरैशी बिरादरी के लोग बेकार हो गए हैं, हजारों चमड़े करने वाले भूखे मर रहे हैं। मतलब क्या जिंदगी है उनके लिए? वो सुधांशु जवाब, दे आर लिविंग अंडर द शेडो ऑफ डेथ। जो इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स जो हैं वो लिविंग अंडर द थ्रेट,
तो मैं जनाब जवाब देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अगर पक्के मकान मिले हैं तो इस दौर में मुस्लिमों को मिले हैं सबसे ज्यादा अगर स्टार्टअप में जो छोटा व्यवसाय करने वाले लोग थे, चाहे लखनऊ के चिकन के कारीगर हो, बनारस के साड़ी वाले कारीगर हो, मुरादाबाद के पीतल के कारीगर हो, उसमें ज्यादातर मुसलमान थे जिनको सबसे ज्यादा मिला। अगर आप देखें तो आयुष्मान भारत में जो हेल्थ की सिक्योरिटी मिली है, जितनी हेल्थ की सिक्योरिटी इस बार मिली, इससे पहले कभी मुसलमानों क्या को हुए नहीं मिली थी जनाब। कपड़े करने वालों कारोबार क्या हुए, उनकी बात कीजिए ना। आगे कुरैशी बिरादरी के हजारों लाखों लोग बर्बाद कर दिए आपने। बदलते रहते हैं, वक्त बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, कारोबार बदलते हैं। किसी जमाने में इक्के चलते थे, अब टैक्सी चलती है, तो नया कारोबार आता है, नए रोजगार के मुकाम आते हैं। तो क्या किया आपने उनके बदले? अगर आपने उनके स्टार्ट हाउस बंद कर दिए, लाइसेंस कैंसिल कर दिए, क्या बदल दिया आपने उनका? आगे लाखों लोग बेकार हो गए हैं, चमड़े कारोबार के लाखों लोग बेकार हो गए हैं। जिंदगी है ये, वो नहीं लौट का है ये, भूखे मार रहे हैं लोग ये। अच्छा चलिए, आप दवाई नहीं मिल आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारी सरकार है, ऐसा क्या बंद हो गया योगी आदित्यनाथ के शासन में, नरेंद्र मोदी के शासन में? ऐसा क्या बंद हो गया कि वो बेकार हो गए सारे? ऐसा क्या हो गया? पूरी कुरैशी बिरादरी के स्टार्ट हाउस बंद कर दिए हैं, लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, गोश्त की दुकानें बंद हो गई हैं, चमड़े की ट्रेनिंग बंद हो गई है, चमड़े के हजारों लोग बेकार हो गए हैं। अरे भाई, अभी मेरी जो जानकारी में मेरठ के अंदर चोर बाजार में जहां चोरी की गाड़ियां बिकती थी वो बंद हो गया है। अब वो लोग कह रहे हैं कि मैं फल और फ्रूट की सब्जी लगाना फल और फ्रूट की ठेली हम लगाना चाहते हैं, उनकी दुकानें खोलना चाहते हैं, जूते की दुकानें खोलना चाहते हैं। अच्छा ही है वो, आपको लगता है वो जो चोर बाजार में दुकानें खुलती रहे वो सही थी? आपका इंटरेस्ट चोर बाजार में होगा, मेरा आपका इंटरेस्ट चोर बाजार में होगा, मेरा नहीं इंटरेस्ट। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंडिंग की, शटर हाउसेज की, बीट शॉप की, उनके कारोबार की। लाखों लोग बेकार हो गए हैं, भूखे मर रहे हैं। नहीं कुरैशी साहब, ऐसा वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ के शासन में सब लोग बेकार हो गए? अब आप कह रहे हैं कि मुसलमान इज लिविंग अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ इन योगी गवर्नमेंट एंड मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, आपने ये बोला ना, एक सेकंड, लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक नेता चाहिए, मुसलमानों को एक नेता चाहिए, हमारे लड़कों को मार दिया, इनकी नस्ल बर्बाद हो जानी चाहिए। देखिए ओवैसी साहब, सुनिए, ओवैसी साहब को लड़ने की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब खुद ही मुसलमानों की नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब मुसलमानों में इतना जहर भर रहे हैं फिरका परस्ती का, वो बीबी के दलाल बनकर कि उनको वो खुद मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं ओवैसी साहब। देखिए, अब वारिस पठान है यहाँ पर, ओवैसी साहब की पार्टी वारिस पठान, आप लोग मुसलमानों की नस्लों को असल में खराब कर रहे हैं। ओवैसी साहब का क्या मतलब था, नस्ल हम बर्बाद कर देंगे, इससे मतलब क्या था? और कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हम असल में मुसलमानों की नस्लों को खराब कर रहे हैं, आप जहर बोने का काम करते हैं। देखिए अमीश भाई, आज बहुत सीरियस डिबेट है। अमीश भाई, अगर आप में हिम्मत हो, जिगर हो, कलेजा हो तो मुझे सुनिए, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा इस डिबेट से। अगर हिम्मत है तो सुनिए मेरी बात, ना मुझे आप काटेंगे, आप बोलिए अपनी बात, आप बोल रहे हैं तो मैं बोलूंगा अपनी हिम्मत है तो बुला रहे हैं आपको, इसमें हिम्मत क्या? लड़ाई झगड़ा सबसे पहले तो मुझे आपसे आपत्ति है, लड़ाई झगड़ा नहीं, हम तो सालों से डिबेट करते आ रहे हैं अमीश भाई, मगर आज कुछ और ही बात करना चाहता हूं मैं आपके साथ में। आपने सबसे पहले जो टाइटल रखा है, किसकी नस्ल बर्बाद करना चाहते हो ओवैसी, मुझे आपत्ति है इस टाइटल के ऊपर। सबसे पहले कि आप ऐसा बेहुदा टाइटल को हटाइए। आप में अगर हिम्मत है तो लिखिए किसकी नस्ल को बर्बाद करना चाह रहा है बीजेपी और मोदी, वो लिखिए टाइटल, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि अमीश देवगन में जिगरा है। बात नंबर 2, कौन किसकी नस्ल खराब कर रहा है, आप सुनो मेरी बात। आपको याद होगा दिसंबर 17 से 19 तक 3 दिन में एक कॉन्क्लेव चला था अभी हरिद्वार में, इसका नाम था धर्म संसद, रिलीजियस पार्लियामेंट। जिस कॉन्क्लेव को रखा था यति नरसिम्हानंद ने, वहां पर काफी हिंदू फंडामेंटलिस्ट आए थे, बड़े बड़े राइट विंग के एक्टिविस्ट आए थे, और वहां से क्या पैगाम दिया गया देश में कि मारो मुसलमानों का कत्लेआम करो, हथियार उठाओ, मुसलमानों को मार दो। एक साध्वी ने कहा अगर हम 100 साथ तैयार कर दे तो हम 20 लाख को मार सकते हैं, 20 लाख मुसलमानों का हम नरसंहार कर सकते हैं। इतना हेट मुसलमानों को गाली दी गई, जेनोसाइड का ओपन कॉल दिया गया, मगर अमीश देवगन में इतनी हिम्मत नहीं कि उस पे डिबेट करे। बंदूक उठा के लड़ाई लड़ने वाला तो आदमी हूं, मैं तो आपसे सवाल ही पूछ सकता हूं। आप मुझे बताइए, ओवैसी साहब ने जो बयान दिया वो उन्होंने क्या बयान दिया? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, किसकी नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं? किस नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं? पुलिस की नस्ल को, सिक्योरिटी फोर्सेस की नस्ल को, किस नस्ल को? बीच में
कुरैशी साहब ने जो बताया ना कि हम जाके ये कर रहे हैं, अरे हम तो जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने मुसलमानों का। जिन मुसलमान को ये कुरैशी साहब जैसे लोगों ने 70 बरस तक एक अपना सिर्फ वोट के हिसाब से चुना, सिर्फ उनको दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया, चुनाव आया उनके पास गए, रमजान आया गए, खजूर खाई, बाद में टोपी पहन के आके चले गए, आज तक क्यों मुसलमान पिछड़ा हुआ? कुरैशी साहब जवाब देंगे, देन सुधांशु त्रिवेदी। मुझे बात का जवाब चाहिए, मुझे बात का जवाब चाहिए। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी और कुरैशी दोनों जवाब देंगे। कुरैशी साहब पहले आप। के ऊपर मामला हुआ, कुरैशी साहब पहले आप। उसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं किया? अमीश देवगन क्या डरता है? अमीश देवगन, ठीक है, आपने अरे अमीश कोई देवगन डरने, इसमें क्या डरने की बात है? क्या आप डरा रहे हैं आप किसी को? क्या आप डरा रहे हैं? वारिस भाई, तो हिंदुत्व कुरैशी साहब को बोलने दीजिए ना। देखो, बुजुर्ग आदमी अपनी बात को इत्मीनान से रख रहे हैं। बयानों की वो कुरैशी साहब वो कह रहे हैं कि 70 साल तक आपने मुसलमानों का दोहन करा, अब हमें उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर रहे हैं, तीन दिन इसलिए नस्लें आपने बर्बाद करी हैं। जवाब दीजिए। कुरैशी साहब को क्या बोल में? कुरैशी साहब ने कंडेम किया, कुरैशी साहब ने उसमें बोला 3 दिन जो हरिद्वार के ठीक है, आपने बोला वारिस, जिसमें मुसलमान वारिस एक सेकंड आपने बोला, कुरैशी साहब जवाब इस बात का, वारिस पठान जी एक सेकंड, लेट हिम स्पीक प्लीज वारिस जी, इसको कृपया करके हिंदू मुसलमान ना करें, मेरा निवेदन है। बहुत सीनियर आदमी है कुरैशी साहब, लेट आई थिंक उनकी उम्र का तो रिस्पेक्ट करिए। सुधांशु त्रिवेदी कितने इत्मीनान से बातें करें? 7 बजे सुनिए एक सेकंड, वारिस जी इतना उत्तेजित होकर, इतना गुस्सा होकर कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं यहाँ पर कोई कुश्ती लड़ने नहीं बैठा किसी से कि आप में दम है, आइए लड़िए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सामान्य बात हो रही है, चर्चा हो रही है, सवाल पूछो किसकी नस्ल बर्बाद करना चाह रहे हैं ओवैसी, आपके पास जवाब ही नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ओवैसी साहब किसकी नस्ल बर्बाद करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने नहीं बोला, लेकिन आपने कुरैशी साहब पे बोला, तो कुरैशी साहब जवाब देंगे ना। आपने बोला 70 साल तक इन्होंने मुसलमानों का दोहन किया, खजूर खा के आए, टोपी लगा के आए, लेकिन कुछ नहीं करा। कुरैशी साहब जवाब ओवैसी साहब की पार्टी की बात का। 70 साल में जो हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, उसमें इंडस्ट्रीज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, स्टील, फर्टिलाइजर, वो कह रहे हैं आपने मुसलमानों का दोहन किया, जो हमने बना दी है। ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि आपने मुसलमानों का दोहन किया। जिनकी आंखों में पर्दे पड़े हों, जिन्होंने हजारों लाखों मुसलमानों को कत्ल कराया हो, निजाम के जमाने में एमआईएम क्या थी? उनसे पूछिए क्या किया कासिम रिजवी ने, क्या किया रजाकारों ने? वारिस जवाब। हजारों कत्ल कराया मुसलमानों का, हिंदू लड़कियों को रेप किया, क्या बोल रहा है? हिंदुओं को भेजूंगा कुरैशी साहब को, रजाकार झूठ बोलेंगे जो किया भेजूंगा आप पे। चले गए वो रजाकार जिनको जाना था, चले गए वो। और आज हम हमारे देश में एमआईएम क्या है? व्हाट इज एमआईएम? हक की लड़ाई करने वाले का नाम है एमआईएम। मजलूमों की हक की लड़ाई लड़ने वाले का नाम है एमआईएम। मुसलमान दलित पिछड़ा हुआ वर्ग के हक की लड़ाई करने वाले का नाम है एमआईएम। मुसलमानों की हक के लिए, दलितों के हक के लिए, मजलूमों की हक की लड़ाई लड़ने वाले का नाम है एमआईएम। और उसके पार्टी का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। एमआईएम ये आपकी पार्टी का क्या नाम है? आपकी पार्टी का क्या काम है? मुसलमानों के वोट लेना। कितने मुसलमानों को आपने बताओ मेरे को, कितने मुसलमानों को आपने नेता बना दिया? कितने मुसलमानों के लिए आपने क्या कर दिया? अरे आप तो पहले से पूरा, मैं तो आपके पोते के बराबर उतरता हूँ, आप तो देख रहे हो सरकार को इतने सालों से, तो आपने क्या कर लिया मुसलमानों के लिए? आपने मुसलमानों के लिए क्या कर लिया? बीजेपी के हाथ में मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। अरे मैं जब हमारे नेता बीजेपी के गुलाम नहीं है, हमारे नेता बीजेपी के दलाल नहीं है, हमारे नेता बीजेपी के फैसले काम नहीं करते, हमारे लेके बीजेपी के, हमारे नेता बीजेपी के गुलाम नहीं है, हमारे नेता बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम नहीं करते। अरे पूरे मुसलमानों को गुलाम बना दिया आप लोगों ने, हमारे नेता गुलामी की जंग टूट चुकी, हमारे नेता गाली इसलिए रखते कि बीजेपी को ताकत मिले, हक की लड़ाई लड़ेगा। जो दलाल है बिके हुए हैं, ईमान बिका हुआ है, जमीन बिका हुआ है, ईमान बिका हुआ है, आप में बीजेपी को करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, लेकिन कुरैशी साहब आप एमआईएम को पहचान नहीं रहे, लेकिन इन्हीं ने आपकी कांग्रेस की सरकार को बचाया। जिन सोनिया जी ने आपको, जैसा आपने कहा कि सोनिया जी ने आपको गवर्नर बनाया, उन्हीं सोनिया जी की सरकार को, उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को इन्होंने बचाया, चलावाया, इनका सपोर्ट था आपको। आप एमआईएम को पहचान नहीं रहे, आप इनको दलाल कह रहे हैं, बाकी सारे शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो आपकी सरकार को बचाया था। मैं आपसे बोल रहा हूं,
आप इनसे पूछिए वही बनी कब थी, किससे वो बनाई तो थी वो- वही? देखिए पूछ लीजिए इनसे आप जरा, कु- बताएं मुझको। कुरैशी साहब, मोहम्मद अली जिन्ना पर मालूम है इनको? क्या आपको लगता है मोहम्मद अली जिन्ना जो है, कांग्रेस तो 75 साल से है ना, आप तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसने लाखों लोगों के कत्ल का वो सूत्रधार है और उसको इंडिया में हेट किया जाता है, लेकिन कुछ लोग उससे प्यार जी। करते हैं और फिर इसका एक काउंटर रिएक्शन होता है, तो क्या गलत है ये? मोहम्मद अली जिन्ना 1906 से लेकर 1926 तक कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स में थे। मोहम्मद अली जिन्ना को गोखले ने और मिसेस एनी बेसेंट ने कहा था कि ही इज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मोहम्मद अली जिन्ना का रोल था हम लोग लीग मेंबर कुरैशी में। साहब, वो मैंने हमारे सुन लीजिए आप बिल्कुल, बिल्कुल, आप जिन्ना की तारीफ करिए। लीजिए तिमार के बिल था वो आगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने होम रूल मूवमेंट में बॉम्बे की सभा में जो तकरीर की थी उस पर लोगों ने चंदा जमा किया और बॉम्बे में आज तक उसके नाम पर जिन्ना हाउस बना हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना पर बॉम्बे हाई कोर्ट की हिरदर्दी में उनके वॉल्यूम में पूरा एक कॉलम इसको ऊपर है आगे। अब कुरैशी साहब, आपने जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हो, तो मैं एक बात बोलूं और मैं जो फेस्टिवल बता रहा हूँ आपको मैं, बिल्कुल आपको फैक्चुअली देखिए ये बड़ा डिफरेंस है। तो मेरा बात कोई नहीं है। नहीं, देखिए जिन्ना का महिमा मंडन उस देश के अंदर, जिस देश का बंटवारा हुआ हो, जहां से ट्रेनें कट के आई हो, क्या आपको लगता है वाजिब है? बिल्कुल बता रहे। क्यों जिन्ना की तारीफ हम क्यों करेंगे? हमारे पंडित नेहरू की तारीफ करते हैं पाकिस्तान वाले, हम जिन्ना का कसीदा यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हैं पाकिस्तान वाले, जो हम जिन्ना के कसीदे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे अब्दुल कलाम की तारीफ करते हैं पाकिस्तान वाले, जो हम जिन्ना का कसीदा यहाँ पढ़ रहे हैं। मुझे बताइए ना आप सर, वो युग चला गया जब जिन्ना की तारीफ होती थी इस देश के अंदर। इस देश का युवा जिन्ना को हेट करता है। आपको ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बंटवारे का विलन है जिन्ना। नेशनल मूवमेंट में रहे कांग्रेस, उसने मुसलमानों के लिए अलग देश मांगा। वही बात ही असल देश मांगा था लाला लाजपत राय ने। अब देखिए ये इतिहास की बात है। सुधांशु त्रिवेदी, जिन्ना तो बड़े महान थे जी, आप काहे उसका विरोध करते हैं? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अमीश जी, सुनील जी आ रहा हूं मैं आपके पास। पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये जो नस्ल की बात कही, इसके ऊपर मैं ओवैसी को ये बताना चाहूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। और कौन नस्ल की बात कर रहा है? जो वारिस पठान ने बोला कि आप ये हटाइए। अरे ये वो पार्टी जिसने कहा था हम 25 करोड़ है और 100 करोड़ हटा दो, देख लेंगे। जिसने कहा था 15 मिनट में पुलिस हटा लो, जिसने कहा था हमने इस देश पे हुकूमत की 800 साल, किस नस्ल से जोड़ा था? जिसके नेता ओवैसी ने कहा हमारे जहन में बाबरी मस्जिद है। बाबर की नस्ल से, औरंगजेब की नस्ल से अपने को जोड़ने वाले लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं, करवा लो जांच। अब तो जीनोम सीक्वेंस की मैपिंग भी आ गई है, जो ओमिक्रॉन में आता ना, चेंजिंग सीक्वेंस ऑफ जीनोम। अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था, किसी की नस्ल का कोई कनेक्शन नहीं है। और मजे की बात अमीश जी, एक कुरैशी और एक सैयद, दोनों अपनी नस्ल मानते हैं हजरत मोहम्मद साहब से। आज की डेट में सिर्फ जॉर्डन के शाह हैं जो मोहम्मद साहब की वंश परंपरा में हैं। करवा लो डीएनए मैचिंग, कुछ नहीं निकलने वाला। इसलिए खामखा की नस्ली लड़ाई मत लड़िए, कुछ नहीं होने वाला है। इसी भारत की नस्ल आप सब हैं, भारत के साथ रहिए। और मैं तो इस बात के लिए इनका एहतराम करना चाहूंगा। कुरैशी साहब ने कितनी अच्छी बात बोली, रजाकारों को भी एक्सपोज किया और यह भी कह दिया कि जिन्ना कांग्रेस के नेता थे, इसीलिए जिन्ना का जिन्न और जिन्ना की रूह अभी तक उन लोगों में विद्यमान है। और यह भी बात समझ लीजिए, आप अगर इस बात को समझना चाहते हैं कि आप भारत से बाहर की चीजों पे जोड़ना चाहते हैं दिल पे, क्या लिखा है? अरे भाई आप सुनिए ना, निकालते में है कि हिंदुस्तान पे कभी वो पूरी तरह फतेह कर लेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1400 साल में हिंदुस्तान फतेह नहीं हो पाया। सन 47 का हमारा 1/3 हिस्सा चला गया मोदी लीडरशिप की कमजोरी की वजह से। अगर मोदी जी जैसा मजबूत लीडर होता तो वो जमाने नहीं हो पाते।
अरे भाई मैं अरे मैंने तो कह रहा हूं कुरैशी साहब, अडवाणी जी ने अगर जिन्ना की मजार पे चले गए थे तो अडवाणी जी का क्या हाल हो गया, ये भी देश को देखा है। अडवाणी जी ने क्या कहा है? जिन्ना कांग्रेस के बड़े नेता थे, आपने बहुत अच्छा बोला है बात। और इतना ही नहीं, तमाम मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस के नेता थे। मुझे जहां तक याद है, कुरैशी साहब आप तो पुराने नेता हैं, मोहम्मद अली जौहर 1924 में पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रह चुके थे, फिर कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, मैं रुक करता हूं सुनील यादव। जी सुनील यादव, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि देखिए गवर्नर साहब हमारे साथ हैं और ये चर्चा जो थी वो नस्ल पे हो गई। क्या आपको लगता है ये जो हेट पॉलिटिक्स है, जिसमें आपकी पार्टी के भी एक सांसद है जो कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, इस बारी बीजेपी को हराना मकसद है, क्या आपको लगता है दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट? क्योंकि आप विकास की बात करते हैं लेकिन आपके सांसद पब्लिक मीटिंग में क्या बात करते हैं, और ओवैसी साहब तो नस्ल की बात कर रहे हैं। देखिए अमीर जी, आपको हम धन्यवाद देंगे कि आपने हमें मौका दे दिया, और आपने एक अच्छी बात कही कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की ही बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में नहीं आए होंगे। बनारस क्योटो बन गया है, उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सिटी स्मार्ट सिटी हो गई हैं, सभी छात्र छात्राओं के हाथ में योगी जी ने लैपटॉप दे दिए हैं, नौकरी तो इतनी दे दी है कि अब दूसरा कोई योग्य नौजवान उत्तर प्रदेश में मिल ही नहीं रहा है, गंगा मैया भी साफ हो गई हैं, और बुलेट ट्रेन अक्सर आपको देखने को मिल जाती होगी, उत्तर प्रदेश में बहुत धड़क्के से चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए थे। अब किया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? रोजगार दिए नहीं, जो भी नौकरियों के, लेकिन आपके नेता, माफ करिए, माजरत दीजिए, आपके नेता कह रहे हैं, एसटी हसन कह रहे हैं, जो मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूं, चुनाव आ रहा है, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। और ओवैसी कह रहे हैं जिन जालिमों ने इन्हें शहीद किया है अल्लाह उनकी नस्लों को बर्बाद करे। क्या कहेंगे आप ओवैसी पे, क्या कहेंगे आप अपने सांसद पे? देखिए अमीश जी, हम ये आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। और क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि किसानों को बीजेपी ने धोखा दिया, पिछड़े दलित के नौजवानों का आरक्षण छीन लिया, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सड़क गड्ढे में है कि गड्ढा सड़क पे है, ये उत्तर प्रदेश में पता नहीं है। बोला एक भी यूनिट बिजली उत्पादन पे काम नहीं किया। असाउद्दीन ओवैसी ने जो बोला जिन जालिमों ने इन्हें शहीद किया है अल्लाह उनकी नस्लों को बर्बाद करे, क्या आपको ये स्टेटमेंट सही लगता है? अमीश जी, मैं किस पार्टी का प्रवक्ता हूं? मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। समाजवादी पार्टी जिस एजेंडे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के, आप ओवैसी के बयान के साथ है? हम किसी के साथ नहीं हैं। हम उत्तर प्रदेश के किसान, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अगड़े, व्यापारी, बेरोजगार, बहन बेटियां, हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं जिनको छला गया, हम उनके साथ हैं जिनको परेशान किया गया, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। और हम केवल एक चीज जानना चाहते हैं, हम केवल एक चीज, आप नस्ल पे बात कर रहे हैं, आप फसल पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों का कोई नेता नहीं खड़ा कर पाए, इतने दिन आप सत्ता में रहे। नब्ज को कब समझेंगे? आप उत्तर प्रदेश के असल मुद्दे पर कब बात करेंगे? मैं तो असल मुद्दों की बात कर रहा हूं, जो नेता बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहा हूं। नेता सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया हमारे सामने, इसलिए पॉइंट रखना जरूरी है। ओके, जी प्रदेश नहीं है, जी बड़ा किसान है। सुनील जी मेरा निवेदन है, अब आप शांति से सुन लीजिए। मुद्दे हैं, नेता कुछ नहीं है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी भी जवाब देना चाहते हैं, वारिस पठान भी जवाब देना चाहते हैं, अजीज कुरैशी पूर्व राज्यपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। जवाब वारिस पठान जी। देखिए अमीश भाई, कुरैशी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुरैशी साहब ने 15-20 मिनट काफी सारी बातें कही, मुसलमानों के बारे में बात करी। मैं कुरैशी साहब से डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूं। कुरैशी साहब, आपको पता है ना कि दिसंबर की 17 से 19 तारीख तक 3 दिन के अंदर हरिद्वार के अंदर धर्म संसद करके एक कॉन्क्लेव हुआ था, रिलीजियस पार्लियामेंट का, जो यति नरसिम्हा ने कराया था, जिसके अंदर हिंदू महासभा के लोग, हिंदू राइट विंग के सारे लोगों ने आकर मुसलमानों के नरसंहार की बात की, वेपन उठा के मुसलमानों के कत्ल करने की बात की, हर बात कर दी मुसलमानों के खिलाफ। क्या आपने एक भी बार इसका कंडेम किया?
क्या आपने एक भी मर्तबा ये कहा कि नहीं गलत है, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल के पीछे डालना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए? आप नहीं करोगे क्योंकि कांग्रेसी हो ना। आज की तारीख में कांग्रेस को सिर्फ बिल्कुल मैंने किया दिख रहा है क्योंकि आपका वोट बैंक है, आपको वोट बैंक है ये। आपको राहुल गांधी को सिर्फ आज की तारीख में दिख रहा है बड़ा हिंदू कौन? मोदी जी के साथ आप होड़ में चले गए, वो बड़ा हिंदू। राहुल गांधी ने बोला मैं जरोधारू हिंदू, और आपको मुसलमानों की फिक्र नहीं है। आप मत दिखाओ, आप तो देख रहे ना। एक कितनी बार कंडेम किया आपने? चलिए बताइए मुझे एक बार। ठीक है, आपको क्या आप चाहते हो कि नहीं? वारिस साहब, आपने बोला कुरैशी साहब को आप राहुल गांधी की तरह आप उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उनको 40 सेकंड का मौका दीजिए निर्विरोध बात करने का। ठीक है, मैं पूरा लिहाज करता हूँ, पूरा लिहाज कर रहा हूँ। मेरे दादा की उम्र के कुरैशी साहब, मेरे बाबू की भी दादा की उम्र के हैं वो। मैं उनका पूरा लिहाज करते हुए सवाल कर रहा हूँ, बताइए कुरैशी साहब। मैंने बिल्कुल कंडेम किया, फेसबुक पे मेरा मौजूद है। मैंने प्रेस स्टेटमेंट में लोगों से कहा, बिल्कुल कंडेम किया, जितना करना चाहिए पॉलिटिकली मैंने उसे किया। अगर वारिस पठान को मालूम नहीं है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। पॉलिटिकली किया? नहीं, अरे आपको डर है राहुल गांधी आप पे भड़क जाएंगे कि आपने क्यों कंडेम किया? अरे राहुल गांधी बोलेंगे कि अरे आप तो हिंदुओं की बात कर रहे हो, आप तो हिंदुत्व की बात कर रहे हो। अरे कभी मुसलमानों के बारे में भी बात कर लिया करो कुरैशी साहब। कभी मुसलमानों की बात देखिए, बोला है ना वहाँ पे। उन्होंने नरसंहार की अगर मौका मिले और लियाकत आप, अगर आपकी लियाकत है और मौका है, काबिलियत है, मालूम कराइए क्या किया है मैंने मुसलमानों के लिए, क्या कब बोला हूँ, क्या किया है। आगे खुल जाएंगी आपकी, दिमाग रोशन हो जाएगा आपका। तो मुसलमानों के नरसंहार की बात हो रही है आपको। ठीक है, लेकिन वारिस पठान, कुरैशी साहब ने एक बात क्या सही कही। एक सेकंड, वारिस पठान, देन सुधांशु त्रिवेदी। एक सेकंड कुरैशी साहब, वारिस पठान, एक बात क्या कुरैशी साहब ने बिल्कुल सही कही क्या कि आप लोग असल में मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरह का बयान देते हैं या आपके नेता, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए वारिस जी, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। आप जिस तरह का बयान देते हैं, हम नस्ल बर्बाद कर देंगे, किसकी नस्ल बर्बाद करेंगे हिंदुस्तान में? हिंदू की नस्ल बर्बाद करेंगे, मुसलमान की नस्ल बर्बाद करेंगे, सिख की नस्ल बर्बाद करेंगे, सब अपना ही तो है। किसकी नस्ल बर्बाद करेंगे बताइए आप मुझे। आप अपराधियों में भी हिंदू मुसलमान जहर घोलना है, जहर घोलना है। सही कहा आपने कुरैशी साहब, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, ये जहर घोलना है। देखिए ये समाज में जहर घोलना है, वो तो पूरा देश देख रहा है। आई कंडेम दिस, सपोर्ट कर रहा है, वो भी पूरा देश देख रहा है। हम जा रहे हैं मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। ये क्या एम्पावरमेंट है जिसमें नस्ल बर्बाद करने की बात कहे? मुझे ये बताइए, आपने बोला असद ओवैसी साहब किसकी, असद ओवैसी किसकी नस्ल बर्बाद करने की बात कर रहे थे, ये बताइए। मुसलमानों को जगाना को आप भड़काना क्यों बोलते हो? जगाएंगे, हम जगाने की बात कर सुधांशु त्रिवेदी। अरे संविधान को मानो, भड़का कर जगाएंगे सुधांशु त्रिवेदी। अपना वोट का आपको क्या लगता है नस्ल बर्बाद करने का इशारा किसकी तरफ था? नस्ल किसकी बर्बाद करना चाहते हो ओवैसी? अच्छा काम करे, इतना बड़ा बयान दे देंगे और आप बोलेंगे इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए नस्ल बर्बाद करने के ऊपर। आप कुछ भी बोल लो। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सुधांशु, वारिस को भी दिखाइए। सुधांशु देखिए, नस्ल बर्बाद करने में ओवैसी का इशारा किसकी तरफ है, इसको समझने के लिए जैसा कुरैशी जी ने कहा, कोई बहुत बड़ी लियाकत यानी बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, हर आदमी समझ सकता है। मगर सुनिए वारिस पठान साहब, ये नस्ल तबाह करने की हसरत लिए तमाम नस्लें चली गई। अरे ओवैसी तो बहुत छोटे हैं, मैं हजरत वलीउल्लाह को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने ये कहा था कि वो जो कारवां उठा उसकी क्या गति हुई, कहां आके रुका। ये मैसेज हरिद्वार में जो कॉन्क्लेव हुआ था, अरे भाई आप उसकी कहीं वीडियो दिखाइए, कोई सबूत दिखाइए। आज के जमाने में जैसे आपके भाई का वीडियो अवेलेबल है, चालू रखिए, मैं दिखाता हूं सबूत। हरजी बोलते बातें मत करिए। दिखाता हूं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। अरे भाई सुनिए ना, कितनी नस्लें चली गई उसको भी सुन लो भाई। अरे भाई सुन लो भाई, कुछ शोर आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। वारिस 30 सेकंड सुन लीजिए ना सुधांशु को, फिर आप बोलिएगा। बोलिए वारिस। मैं सुना रहा हूं ना सुधांशु, बोलिए। सुना रहा हूं ना मैं अपनी बात बोलने वाले सुनो ये बात भाई। अरे भाई कुछ सुनो, आप जवाब दो ना। क्या कार्रवाई की थी अकबरुद्दीन ओवैसी पे, जिसने कहा था कि 25 करोड़ है, 100 करोड़ का काम तमाम कर देंगे? इसलिए आपके बोलने का कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। मुझे अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अब मैं कहता हूं केस में एक्विटल हुआ। अरे भाई सुनो ना, 15 मिनट में पुलिस हटा दी जाएगी। हिंदू देवी देवताओं के लिए गंदे से गंदे, भद्दे से भद्दे, शर्मनाक बयान देने वाले लोग जो कहते हैं हमने ताजमहल बनवाया। अरे आपकी जेल में जाकर हिंदुस्तानी हो,
आपने लाल किला क्या बनवाया? वो सब हम लोगों ने बनवाया था, भारतीयों ने बनाया था। जेल में डाला, क्या इन लोगों पर कोई कार्रवाई करोगे आप? नहीं कार्रवाई करोगे? बताओ मेरे को, बोलिए। अरे आपने क्या किया? वाजिद कुरैशी आपको आईना दिखा चुके हैं। अब देखिए, फिर अब मैं बोल लूं उसके बाद। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी उनको दिखा चुका हूं। को खत्म करने की तमन्ना लिए हुए, हसरतें लिए हुए कितनी नस्लें चली गई। हजरत वलीउल्लाह बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए हैं, बहुत बड़े इनके पीर फकीर हुए हैं। उनका एक कोट बताता हूं। उन्होंने कहा, इस्लाम का कारवां चला, पूरी दुनिया को जीता, और कहां पे आकर रुका? उन्होंने कहा, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। तो दहाने में गंगा के आके डूबा था, ये गलतफहमी मत रही है। और अगर आप नस्ल की बात करते हैं, पिछले 100 साल देख लो क्या हुआ। पहले खलीफत चली गई, 47 अरे आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम सुधांशु जी, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अफसोस इस बात का है ना, अफसोस ये बात का है देश में क्या हो रहा है। अमीश देवगन जैसा आदमी इस पर डिबेट नहीं करना चाह रहा है। सोचिए, बदनाम हो गए टॉपिक के ऊपर डिबेट कोई नहीं, कोई मीडिया में नहीं। सुनील यादव बिल्कुल आखिरी, सुनील यादव, क्या आपको लगता है कि जी चुनाव के अंदर ये जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें नेताओं का सबसे बड़ा हाथ है? इसमें आपके नेता भी हैं, इसमें ओवैसी साहब के नेता भी हैं, इसमें बाकी पार्टियों के भी नेता हैं। जवाब देखिए, हम केवल अमीश जी आपके कार्यक्रम में यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो भाजपा को खत्म करना चाहता है। और माननीय अखिलेश यादव जी परिवर्तन रथ यात्रा लेकर के निकले हैं। जो जन सैलाब उमड़ा है वो ये बताता है कि लोग भाजपा से परेशान हो गए हैं। जी, भाजपा ने लोगों की स्थिति खराब कर दी है। परेशान होकर ही बीजेपी परेशान है, तभी ओवैसी साहब बोल रहे हैं, तभी एसटी हसन बोल रहे हैं। ये बात समझ से थोड़ी बाहर है, मुझे एक अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, लेकिन अब आर पार में वक्त हो गया है इस कार्यक्रम के निष्कर्ष का। सोचिए, पूर्व गवर्नर जो कहता है मुझे प्रधानमंत्री ने नहीं, गृह मंत्री ने नहीं, सोनिया गांधी जी ने राज्यपाल बनाया था। चलिए वो बात तो सही है, लेकिन उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान मौत के साए में है, और ये वो बात कह रहा है मुख्यमंत्री आवास से कुछ देर दूर। ये बात कह पा रहा है लखनऊ में, लेकिन फिर भी ये कह रहा है। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में गवर्नर थे। आज का निष्कर्ष यही समाप्त होता है। नमस्कार, ईश्वर इन सब का भला करे।